हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा पवने, विंड्स। हम पढ़ेंगे पवने। विंड्स। हम यहाँ पे पवनों की बात करेंगे तो पवनों के बारे में सामान्य बात कर लेते हैं। पृथ्वी के जो धरातल पर वायुदाब की जो भिन्नता होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, अगर वायुदाब में भिन्नता होगी तो वायु में गति उत्पन्न होती है। अगर वायुदाब में भिन्नता होगी तो पवनों में क्या उत्पन्न होगी? गति उत्पन्न होगी। और इस गतिशील जो वायु होगी, उस गतिशील वायु को ही हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। या यूँ कह सकते हैं कि जो वायु के कण हैं, जो वायु के कण होते हैं, वो कण धरातल या क्षैतिज के समानांतर संचलन या मूवमेंट करते हैं, तो उन्हें हम पवन कहते हैं। तो इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। वायु के कणों में क्षैतिज के समानांतर संचलन की क्रिया, जिसको हम पवन के रूप में मान सकते हैं। यहाँ पर हम कहें कि पवन के जो चलने के तथा उसके जो प्रभाव है, उनका जो अध्ययन है वो मानव सभ्यता से ही किया जा रहा है। यानी जो मानव सभ्यता से ही हम कहें तो जो पवन है उसके चलने की और उसका जो प्रभाव है, पवन का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन पहले से ही, यानी मानव सभ्यता जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से ही करना स्टार्ट हो गए थे। ठीक, यहाँ पर इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए या इन्हीं को दृष्टि रखते हुए हम यूँ कहें तो जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक हैं, कौन? प्राचीन यूनानी दार्शनिक, जिसमें हम बात कर सकते हैं दार्शनिकों में जो पवनों का जो अध्ययन किया, उनमें सबसे प्रमुख जो हम बात करते हैं, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की बात करते हैं। आज 2000 सन चल रही है, तो 3000 पहले से, यानी कि 1000 BC में हम बात करें, यानी ईसा पूर्व में बात करें, तो वहाँ पर एक विद्वान था, होमर महोदय। विद्वान का नाम क्या था? होमर। ये विद्वान यूनानी विद्वान है। कौन है? यूनानी दार्शनिक। इस यूनानी विद्वान ने, होमर ने अपना एक ग्रंथ लिखा था। क्या? इस ग्रंथ का नाम है इलियड ओडेसी। इस ग्रंथ में इन्होंने इस पवनों का विस्तृत या विस्तार रूप में अध्ययन किया है या इनका विवरण प्रस्तुत किया है। हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन पवनों की, कि पवनों का जो अध्ययन है वो प्राचीन यूनानी समय से ही किया जाता रहा है या मानव सभ्यता से ही किया जा रहा है। जिसमें प्रमुख एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो होमर विद्वान है, इन्होंने अपने ग्रंथ में ही पवनों का जिक्र किया था, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से जो चलने वाली जो पवनें हैं, उन पवनों के बारे में इन्होंने बताया है। और वो भी कहाँ बताया? अपने इस ग्रंथ में, इलियड ओडेसी ग्रंथ में इन्होंने बताया था। तो हम पवनों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये जो पवनें होती हैं या ये वायु है, ये जो वायु पवन जिसको हम बोलते हैं, इसके जो उत्पन्न होने और हम उसकी जो दिशा है, उनको जो प्रभावित करने वाले जो बल होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे कहें कि पवन उत्पन्न होने वाला तथा उनकी दिशा को प्रभावित करने वाला बल, इनके बारे में पढ़ो। जब इन बलों के बारे में हम सीख जाएंगे तो पवनों के बारे में भी हम सीख जाएंगे। सबसे पहली बात होती है
कि पवन स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी पवन को कौन प्रभावित कर रहा है, उसमें ऐसा कौन सा बल लग रहा है जिससे वो पवन या वायु के कण संचलन में होते हैं। क्षैतिज का मतलब होता है धरातल के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी क्षैतिज संचलन की जो क्रिया होती है वायु के कणों में, तो ये वायु के कण जो होते हैं वो गति करने के कारण या गतिशील होने के कारण पवन कहलाते हैं। यहाँ पर यूँ कहें तो इसमें जो बल कार्य करते हैं इनमें 3 प्रकार के बल काम करते हैं। हम तीनों प्रकार के जो बल हैं उनको हम पढ़ेंगे। तीनों में जो पहला जो बल होगा जिसमें हम कहते हैं दाब प्रवणता बल। क्या कहते हैं? दाब प्रवणता बल कहते हैं इसको आप समझना है आपको, ठीक है। दूसरा जो बल काम करेगा वो करेगा घर्षण बल। कौन सा बल है? घर्षण बल काम करेगा। और तीसरा जो बल है यहाँ पे वो बल है यहाँ का जो कोरियोलिस प्रभाव है। कोरियोलिस प्रभाव, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? कोरियोलिस प्रभाव ये वाला, और दाब प्रवणता बल, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और घर्षण बल, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तब जाके हमें पता चलेगा कि ये पवन वास्तव में क्या है और किस दिशा में चलती है। इनकी दिशाओं का भी हमें पता चल जाएगा और इन पवनों में जो बल कार्य करता है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाब प्रवणता बल की। यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। दाब प्रवणता बल, ये क्या होता है? प्रवणता होता है ढाल। क्या होता है? ढाल होता है। यानी हमने जब वायुदाब की पेटियां पढ़ी थी या वायुदाब पढ़ा था शुरू में, तो वायुदाब के अंदर हमने एक बात समझी थी कि 60 किलोमीटर पर 10 MB जो अंतर आता है वायुदाब में, यानी सीढ़ी नुमा रूप में, जिसको हम बैरोमीटर प्रपात कहते हैं। आपको ध्यान में आया हो तो मैं जब भी ये कहता हूँ कि एक दूसरे से ये टॉपिक जुड़े हुए होते हैं। हमने क्या कहा था? 60 किलोमीटर की दूरी पर 10 MB यानी मिलीबार, 10 मिलीबार दाब का अंतर आता है, जिसको क्या कहते हैं? बैरोमेट्रिक प्रपात। बैरोमीटर इसको मापने वाली यंत्र, बैरोमीटर प्रपात कहते हैं या प्रपाती। समझ गए बात? ये क्यों कहते हैं? ये मानो कि यहाँ पे पवन इकट्ठी हो रही है इस क्षेत्र में, और ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 60 किलोमीटर की, ठीक है। इस क्षेत्र में जैसे ये धरातल है, इसमें ये वायु इकट्ठी हो रही है। जैसे ही ये 60 किलोमीटर की दूरी करता है, इसमें कुछ वायु कम हो जाती है और इसमें जो 10 MB 10 मेगा जो मिलीबार है वो वायु कम होगी। तो ये वायु के जो यहाँ पे इकट्ठा होने वाला जो ढेर दिख रहा है आपको, ये कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात? यहाँ पे कम हो जाएगा, फिर और आगे जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रपात के रूप में आपको दिख रहा होगा। तो ये बैरोमेट्रिक प्रपात, यानी यहाँ से जो पवन वायु के कण चल रहे हैं वो प्रपाती रूप में चल रहे हैं, दिख रहा है। जैसे जैसे अगर हम समदाब रेखा, यहाँ पर समान दाब वाली रेखा क्यों कहेंगे? क्योंकि वायुदाब यहाँ पे एक समान है, ठीक है, यहाँ पर एक समान है। इसको हम यूँ भी ले सकते हो लंबवत रूप में। जैसे यहाँ का जो वायु है, यहाँ पे उच्च वायुदाब है, यहाँ पे उच्च वायुदाब है। इस क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र, ये इसमें समान वायुदाब है, इसमें भी समान वायुदाब है। समान वायुदाब यानी उच्च वायुदाब यहाँ, उच्च यहाँ पे, यहाँ निम्न है, यहाँ निम्न है। तो समान वायु के दाब को मिलाने वाली जो रेखा होती है जिसको आइसोबार कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं इसको? इस रेखा को भी समझ लो, समदाब, जिसको आइसोबार कहते हैं। आइसोबार, समान दाब को मिलाने वाली, समान दाब को मिलाने वाली रेखा,
मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। समझ गए बात? तो यहाँ पर इस यहाँ के दाब और यहाँ के दाब को मिलाने वाली रेखा समदाब, जहाँ पे उच्च वायुदाब है। ठीक है, यहाँ के दाब को और यहाँ के दाब को मिलाने वाली समदाब रेखा एक ये है और एक ये है। ठीक है, 3 रेखा हो गई, एक वाली, ए वाली, ए वाली। समझ गए बात? यहाँ से अगर ये पवन चलेगी, अगर ये रेखा ये दोनों पास पास हैं, यहाँ पे अगर इसके अंदर दूरी कम है इन दोनों रेखाओं के बीच में, तो पवन होगी वो तेज़ गति से चलेगी। यानी पवन क्या चलेगी? तेज़ गति से। अगर ये दूरी पर हैं तो पवन धीमी गति से चलेगी। इसको भी आप ध्यान में रख लेना। समझ रहे हो बात? इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे बाद में, पहले इसके बारे में समझो। ढाल का मतलब यही होता है, यानी प्रवणता। ये ढाल कैसा है इसमें, यानी दाब का ढाल कैसा है, इसका जो बल काम करेगा वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे ढाल प्रवणता बल की बात करते हैं। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो दाब प्रवणता बल है समदाब रेखाओं के समकोण पर कार्य करता है। ढाल प्रवणता कैसे कार्य करेगा? जैसे मानो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, यहाँ इस 0 डिग्री के ऊपर इस क्षेत्र में जो एक पेटी है, उस पेटी को हमने पढ़ा, इस पेटी का यहाँ पे जिक्र किया, तो इसका नाम हमने रखा था विषुवत रेखी। और विषुवत रेखी कौन सी वायुदाब की है? निम्न वायुदाब की। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, निम्न वायुदाब है। ये निम्न वायुदाब का केंद्र है या नहीं है? निम्न वायुदाब है। तो निम्न वायुदाब यानी समान दाब को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो समदाब रेखा होगी। इसको हम क्या कहेंगे? समदाब रेखा। क्या कहेंगे? समदाब रेखा, आइसोबार लाइन। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा यहाँ भी देखी हमने। देखो, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें पवन का बारे में पता चलेगा, पवन कैसे चलती है, उसमें घर्षण कैसे लगता है, कौन सी पवन धरातल पे चलती है, कौन सी वायुमंडल में चलती है, इनका हमें यहाँ पे आभास हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इस क्षेत्र में हमने एक जो पेटी बताई थी वायुदाब की, उस पेटी का नाम था उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी। कौन सी पेटी है यहाँ पे? उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी है, जहाँ पर हाई प्रेशर है। ये हाई प्रेशर का केंद्र है, उच्च वायुदाब का केंद्र है। ये भी लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर का केंद्र है। समझ गए बात? हमें ये देखना है कि अब यहाँ की जो वायु होगी वो वायु इस तरफ चलेगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा वायु चलती है। कहाँ चलती है? यहाँ पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, अर्थात दाबांतर, दाब में अंतर होगा यहाँ पे इस तरीके का। यहाँ पे ये प्रवणता ये ढाल के रूप में इसको मिलेगी। तो यहाँ की जो वायु होगी वो कहाँ चल पड़ेगी? कम दाब वाले क्षेत्र में, यानी इसको एक ढाल बन जाएगा, एक स्लोप मिल जाएगा चलने के लिए, गति करने के लिए। तो यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या चलेगी? पवन चलेगी। यहाँ पर ये जो लगता है ये दाब प्रवणता बल है। ध्यान देना, ये क्या है? दाब प्रवणता बल। प्रवणता बल यानी ये पीछे से इसको धक्का दे रहा है। उच्च वायुदाब है, निम्न वायुदाब की ओर जब पवन या वायु के कण चल रहे हैं तो पीछे से इसको दाब मिल रहा है, यानी प्रेशर मिल रहा है। कहाँ से? इस उच्च वायुदाब से। तो यहाँ की जो वायु है वो धक्का खा करके और आगे की ओर जा रही है। समझ गए बात? पहला कारण ये है, यहाँ ये कार्य करेगा वो इस समदाब रेखा के यहाँ पे समकोण पे कार्य करता है। यहाँ पर हम बात करें तो जो हवा है वो चलने के लिए यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो कारक दाब प्रवणता बल को माना जाता है। किसको माना जाता है? दाब प्रवणता बल को। यानी ये दाब प्रवणता बल कहाँ लगता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर लगता है। चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, चाहे आप इस उच्च वायुदाब से इस निम्न वायुदाब की ओर भी देख सकते हो। तो ये दाब प्रवणता बल है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर लगता है। समझ गए बात? सबसे महत्वपूर्ण कारक है पवन के चलने के लिए दाब प्रवणता बल। ठीक है, दूसरा जो बल है वो हम पढ़ेंगे घर्षण बल।
दूसरा बल कौन सा है? घर्षण बल है। जब दाब प्रवणता बल है उसके विपरीत ये बल कार्य करता है। किसके करता है? विपरीत कार्य। दाब प्रवणता बल को ध्यान में रखना, दाब प्रवणता बल है वो कार्य करता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। कैसे कार्य करता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे घर्षण बल जब हम पढ़ेंगे, किसी चीज़ का घर्षण लगता है, किसी चीज़ का क्या लगता है? घर्षण लगता है। जब मानो यहाँ पे ये धरातल है, यहाँ से ये वायु आ रही है, जब ये वायु इस धरातल के ऊपर से गुजरेगी, तो जब ये गुजरेगी तो इसके सामने से इसको घर्षण बल मिलेगा। यहाँ पे जैसे मानो ये वायु है, ये वायु यहाँ से इधर जा रही है, तो इस स्थान पर जो धरातल है, इस धरातल की जो रगड़ होगी वो इसके सामने होगी। किसके सामने होगी? इस वायु के सामने होगी। तो यहाँ पर ये घर्षण बल इस तरीके से कार्य करेगा। समझ रहे हो बात? यहाँ पर पवन चल रही है, पवन जब इस धरातल से चलेगी, इधर से पवन आ रही है, पवन जब आएगी इससे टकराएगी और घर्षण करेगी, तो घर्षण करेगी तो आपको दिख रहा होगा, यानी घर्षण का जो दिशा है वो किस दिशा की ओर जा रही है? इसके सामने जा रही है। तो यहाँ से जैसे ही स्थल भाग की बात करें तो स्थल भाग में जो यहाँ घर्षण बल कार्य करेगा वो हमेशा निम्न वायुदाब से या उच्च वायुदाब की ओर करता है। यानी हम कहें कि दाब प्रवणता बल है वो तो चलता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ध्यान रखना। और जो यहाँ पे घर्षण बल कार्य करेगा, ये घर्षण बल कार्य है। ये कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। समझ गए बात? यहाँ जो घर्षण बल कार्य करेगा वो न्यून दाब से उच्च दाब की ओर कार्य करता है। यानी जो आइसोबार है इसके समकोण पर ही कार्य करता है, लेकिन निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, इस आइसोबार के समकोण पर या समदाब रेखा के समकोण पर। दाब प्रवणता बल भी समदाब रेखा के समकोण पर कार्य करता है, जबकि घर्षण बल भी इसके समकोण पर कार्य करता है, लेकिन उसके विपरीत करता है। किसके विपरीत? दाब प्रवणता बल के विपरीत कार्य करता है। तो यहाँ पे घर्षण बल और दाब प्रवणता बल के मध्य कैसा संबंध होगा? समानुपाती संबंध होगा। घर्षण बल उतना ही बढ़ेगा जिस गति से ये पवन चलेगी। तो इसके मध्य में, दोनों के मध्य में क्षैतिज के समानांतर, यानी कैसा संबंध होगा? समानुपाती संबंध होगा। यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे संबंध होगा, ध्यान रखना इसको। यहाँ पर एक तो होगा घर्षण बल, घर्षण बल, और एक होगा दाब प्रवणता बल, दाब प्रवणता बल। ठीक है, ये दोनों ही बल कार्य करते हैं, वो क्षैतिज धरातल के समानांतर करते हैं, यानी क्षैतिज के समानांतर करते हैं, समानांतर हॉरिजेंटल मूवमेंट करते हैं धरातल में, संचलन धरातल के समानांतर। ठीक है, तो यहाँ पर यूँ कहें तो घर्षण बल यानी जितनी तेज गति से, यानी किसी भी वस्तु को आप कहोगे जैसे कि जितनी तेज गति से आएगा तो उसके नीचे उतनी ही तेज गति से रगड़न होगी, उसका घर्षण होगा। वैसे ही हम कहें जितनी तेज गति से पवन चलेगी उतना ही तेज गति से इसमें क्या होगा? घर्षण होगा। तो दोनों में कैसा संबंध होगा? समानुपाती संबंध होगा। यहाँ पर यूँ कहें घर्षण जो बल है वो सागरीय सतह है, उसकी अपेक्षा हम स्थलीय भाग की बात करें या धरातल की बात करें तो स्थलीय सतह पर यह अधिक प्रभावी होता है। यानी सागर है, पानी है, वहाँ इतना घर्षण नहीं हो सकता वायु के द्वारा, वायु में उतना घर्षण नहीं होता जितना स्थलीय भाग पर होता है, क्योंकि स्थलीय भाग उबड़ खाबड़ होता है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो जिसके कारण जो पवन आती है वो पवन यहाँ पे नीचे रगड़ खाती है, यानी उसमें घर्षण बल होता है, दोनों में समानुपाती संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं तो इस क्षेत्र में अगर हम ऊंचाई की बात करें तो घर्षण बल होगा वो नगण्य होगा, यानी ऊंचाई की ओर जाएंगे तो यूं कह सकते हैं कि घर्षण बल और ऊंचाई के मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है। यूं भी कह सकते हैं घर्षण बल और ऊंचाई के मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है। यूं कह सकते हैं जैसे मानो ये धरातल है, ये क्या है? धरातल है,
इस धरातल पर ये पवन चल रही है, ये इसको ऊबड़ खाबड़ भाग है, तो ये यहाँ पे चलेगी तो इसका रगड़न या इसके घर्षण बल इसको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम हाइट पर चले तो इस क्षेत्र में इसको नीचे से यहाँ पे कोई घर्षण बल नहीं मिलता। जैसे हाइट बढ़ाएंगे तो इसका घर्षण बल है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और एक दूरी ऐसी आएगी जो 500 से 1000 मीटर की दूरी है। 1000 मीटर ऊंचाई की जो दूरी होगी उस दूरी पर ये जो घर्षण बल होगा वो बिल्कुल नगण्य हो जाता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता। और इस दशा में यहाँ पर ऊंचाई में जो पवन चलती है, इस क्षेत्र में ऊंचाई में जो पवन चलना स्टार्ट होगी उस पवन को यहाँ पे भूस्थितिक पवन कहते हैं, जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं, भूस्थितिक पवन। ध्यान रखना इस पवन के बारे में आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं इसके बार बार, यानी इसको आप नोट ही कर लेना। यहाँ पे भूस्थितिक पवन, जियोस्ट्रोपिक विंड, जियोस्ट्रोपिक विंड। ठीक है, यहाँ जो भूस्थितिक जो पवन होगी वो पवन धरातल से 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पवन होती है, जो कि समदाब रेखा के समानांतर तथा दाब प्रवणता बल है उसके समकोण पर कार्य करती है। दोनों यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये तो है इस समदाब रेखा के समकोण पे चलने वाली बल, ये तो जो बल हैं ये तो कहाँ चलेंगी, इस समदाब रेखा के समकोण पर चलते हैं। जबकि जो ये भूस्थितिक पवन है, ये भूस्थितिक पवन हाइट पर यानी धरातल से ऊंचाई पर 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर चलती हैं, जो कि इस समदाब रेखा के समानांतर चलती हैं। किसके समानांतर चलती हैं? समदाब रेखा के, जो कि दाब प्रवणता बल के समकोण पर हैं। दाब प्रवणता बल ये है और इसके ये क्या है, समकोण पे है। यहाँ घर्षण बल ये है, इसके ये क्या है, समकोण पे हैं। जबकि समदाब रेखा है, इस समदाब रेखा के समानांतर है या नहीं है। यहाँ पर ये जो पवन चलती है, इस पवन का नाम है यहाँ पे भूस्थितिक पवन। क्या नाम है? भूस्थितिक पवन। समझ गए बात। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो पवन है उसके अंदर जो बल कार्य करते हैं, एक बल करता है दाब प्रवणता बल और एक बल करता है घर्षण बल। ठीक है, दाब प्रवणता बल होता है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है, जबकि घर्षण बल होता है वो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलता है। दोनों में विलोमानुपाती संबंध होता है, एक उच्च से चलेगा तो दूसरा निम्न से चलेगा। समझ गए बात। वैसे घर्षण बल और दाब प्रवणता है दोनों के अंदर समानुपाती संबंध होता है, क्षैतिज के समानांतर। यानी अगर जितनी तेज गति से पवन चलेगी उतना ही तेज गति से उसमें क्या होगा, घर्षण होगा। जैसे जैसे घर्षण बल हम बात करें तो जैसे ऊंचाई बढ़ेगी घर्षण बल नगण्य होता चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये 500 से 1000 मीटर पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नगण्य हो जाता है, जहाँ पर घर्षण बल बिल्कुल काम नहीं करता। जिसके कारण हम कहते हैं वहाँ पे जो चलने वाली जो पवन है यहाँ पर वो वहाँ भूस्थितिक पवन कहलाती है, यानी जियोस्ट्रोपिक विंड कहलाती है, जो कि जो समदाब रेखा के समानांतर चलती है और दाब प्रवणता बल है उसके समकोण पर चलने वाली पवन होती है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल की पवन। ये बात हो गई आपकी दोनों बलों की। तीसरा जो यहाँ पे बल कार्य करेगा वो कोरियोलिस प्रभाव करेगा। कौन सा बल काम करेगा? कोरियोलिस प्रभाव, जिसकी हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।